नमस्कार दोस्तों, मैं संग्राम तोमर तथागत आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी स्लाइड में दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश यूनिट 10 के जो जिसका नाम है राष्ट्रीय, क्षेत्रीय, संवैधानिक और सांविधिक निकाय के इस लेक्चर सीरीज में यह मेरा दूसरा लेक्चर है और आज इसमें मैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूंगा। मैंने भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ा दिया है। आप तथागत आईएएस की यूट्यूब चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो मिल जाएगा। तो अगर आप भारतीय निर्वाचन आयोग पढ़ना चाहते हैं तो एक बार वहां विजिट करिए। मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। देखिए, ये जो पहली स्लाइड है इसमें सिलेबस के बारे में है कि राष्ट्रीय, प्रादेशिक, संवैधानिक और सांविधिक निकाय। मैंने पहले लेक्चर में आपको बता दिया है कि इसका मतलब क्या है। संवैधानिक और सांविधिक निकाय, संवैधानिक संस्थाएं वे संस्थाएं होती हैं जिनका वर्णन संविधान में होता है, जैसे कि भारतीय निर्वाचन आयोग आर्टिकल जो आपका 324 है, कैग है जो कि आपका 148 है, इसी प्रकार की और भी कई संस्थाएं जैसे कि वित्त आयोग वगैरह। ये सब जो संस्थाएं हैं वो संवैधानिक संस्थाएं। सांविधिक संस्थाओं का मतलब ये होता है कि वे संस्थाएं जो कि किसी संसद के विधि या फिर अधिनियम के द्वारा अस्तित्व में आई हैं उनको सांविधिक संस्थाएं कहते हैं। और एक तीसरी प्रकार की संस्था है जो कि न संवैधानिक है न सांविधिक है, ऐसी संस्था का नाम है नीति आयोग, जो कि आप देख सकते हैं ये भी आपके सिलेबस में है। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी इसको बोलते हैं, संवैधानिक निकाय, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन आज जो कि मैंने अभी बताया, आज हमारी जो क्लास है वो है राज्य निर्वाचन आयोग की। तो राज्य निर्वाचन आयोग हम देखते हैं। ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्लाइड जो कि मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा है, यहाँ पे देखिए बहुत सी चीजें मैंने क्लासिफाइड करी हैं। अगर आप इनको एज इट इज पढ़ के याद करके आ जाते हैं तो मैं आपसे ये दावा कर सकता हूं कि बहुत सारे प्रश्न सीधे सीधे इस स्लाइड से आपको दिखाई देंगे। आपको सिर्फ ये करना है कि हमारे चैनल पे जाओ, टेलीग्राम चैनल पे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखिए जिस तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने के लिए काम करता है, ठीक उसी प्रकार भारतीय संविधान के भाग 9 में राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है, ताकि भारत में स्थानीय स्वशासन को मजबूती प्रदान की जा सके और तृणमूल स्तर पे यानी कि जो रूट लेवल है वहां पे लोगों की राजनीति में भागीदारिता सुनिश्चित हो सके, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग है वो काम कर रहे हैं। राज्य निर्वाचन आयोग की जो कहानी है उसके पहले हमें यह पता होना चाहिए, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे बताया कि संवैधानिक जो निकाय है तो इसके संविधान के कुछ प्रावधान हैं, यानी कि ये भाग 9, देखिए यहाँ पे दोस्त आप लिख लीजिए, ये भाग 9 है, 9 नहीं है केवल, भाग 9 है। भाग 9 के आर्टिकल 243 के और जेड ए में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में प्रावधान है। देखिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने कोई भी निर्वाचन आयोग है वो भारतीय संविधान के इसी प्रावधान से बनेगा अगर वो राज्य के द्वारा संचालित हो रहा है। देखिए इसको संवैधानिक दर्जा देने के पीछे भी एक कहानी है, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूं। जब भारत आजाद हुआ तो उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में संचालित करने का प्रयास किया था ताकि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट है वो हो सके। फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से ये शुरू किया गया था, लेकिन उसमें उतनी ज्यादा अपेक्षित सफलता हमें प्राप्त नहीं हो सकी। तो जवाहरलाल नेहरू ने सोचा कि क्यों ना स्थानीय स्तर पे कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि जो स्थानीय लोग हैं उनकी जो विकास में भागीदारी है वो सुनिश्चित हो सके। और इसी को ध्यान में रखते हुए ये स्थानीय स्वशासन का जो प्रावधान है वो किया गया। पहली बार भारत में 2 अक्टूबर 1959 में नागौर राजस्थान से पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत होती है। ये मैं बात कर रहा हूँ भारतीय स्तर की। भारतीय स्तर में पंचायती राज जो शुरू हुआ वो आपका नागौर राजस्थान से हुआ, इस तरीके से। लेकिन इसके बाद में इसके बहुत सारे जो कमेटियां हैं उसका गठन हुआ कि किस तरीके से स्थानीय स्वशासन को बेहतर बनाया जा सकता है ताकि लोगों की भागीदारिता ज्यादा से ज्यादा सुनिश्चित हो और उनका जो कल्याण है वो अधिक से अधिक हो सके। कई सारी समितियां बनी जिसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण समिति है वो बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति के बाद अशोक मेहता समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, इन सभी समितियों की अनुशंसा के आधार पे अंततः यह निष्कर्ष निकाला गया कि संवैधानिक संस्थाओं जो आपकी जो पंचायती राज संस्था है उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए। और इसी संदर्भ में आपका 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन हुआ आपके 1992 में। 1992 में 73वां और 74वां संविधान संशोधन है वो हुआ। अगर मैं आपको बताऊं 73वां जो संविधान संशोधन है हमारा,
ये आपका जो लागू हुआ था वो आपका 1993 1993 में ये लागू हुआ था और ये डेट थी 24 अप्रैल 1993 को ये अस्तित्व में आया। आपका कौन सा संविधान संशोधन? ये 73वां संविधान संशोधन। और इसी से पंचायती राज व्यवस्था है वो संवैधानिक दर्जा के बाद अस्तित्व में आती है। देखिए मैंने अभी क्या बताया कि जो राजस्थान से पहली बार पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई तब ये संवैधानिक संस्थाओं के रूप में नहीं थी, लेकिन जैसे ये 73वां संविधान संशोधन हुआ यानी कि जो संवैधानिक प्रावधान है वो शामिल कर दिए गए भाग 9 में आर्टिकल 243 के और आर्टिकल 243 जेड ए, तो उसके बाद यदि किसी राज्य ने पहली बार पंचायती राज को लागू किया तो उसका नाम है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने 73वां संविधान संशोधन लागू करके पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया। तो देखिए प्रश्न कई बार ऐसे बनते हैं कि बताइए पंचायती राज व्यवस्था है वो पहली बार कहाँ लागू हुई भारत में, तब तो आप राजस्थान आंसर लगाइए। लेकिन इस तरीके से प्रश्न बने कि 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तब आपका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये फैक्ट आप जरूर याद रखिएगा। मध्य प्रदेश 73वां संविधान संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य था। 24 अप्रैल को ये लागू हुआ, इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। क्यों? क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अस्तित्व में आया था। अब देखिए यहाँ पे दो आर्टिकल जो है वो मेंशन कर रहा हूँ। पहला आर्टिकल ये है कि आर्टिकल 243 के और दूसरा ये है आर्टिकल 243 जेड ए। देखो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ ताकि आपको और चीजें स्पष्ट हो जाएं। 243 के और जेड ए, देखिए एक जो आर्टिकल 243 के है ये आपका संबंधित है पंचायती राज जो है उसके स्थानीय स्वशासन से रिलेटेड, मतलब पंचायतों का निर्वाचन। इस आर्टिकल की भाषा यही है कि पंचायतों के लिए निर्वाचन आर्टिकल 243 के तहत किया जाएगा, मतलब के तहत किया जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे जेड ए ये नगरीय जो निकाय हैं यानी कि जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें जो चुनाव होगा तो उसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 243 जेड ए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग में दो निर्वाचन आयोग, ऐसा नहीं। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जब आर्टिकल 243 जेड ए पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि नगरों के लिए जो निर्वाचन है वो आर्टिकल 243 के तहत गठित निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किए जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि आर्टिकल तो अलग अलग मेंशन है। मध्य प्रदेश जो पंचायती चुनाव है 43 के और नगरीय चुनाव है वो जेड ए के तहत, लेकिन संस्था एक ही है, अलग अलग संस्था नहीं। तो आपको ये बात पता चल गई होगी कि निर्वाचन आयोग है वो क्यों अपना अहम योगदान निभा रहा है, ताकि जो स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र है उसमें जन सहभागिता है उसको बढ़ावा दिया जा सके। और इसी संदर्भ में निर्वाचन आयोग जो है उसका गठन होता है 1 फरवरी 1994। मैं आपको एक चीज और बता दूं, आप लोग नोट कर लेना अगर आप जो भी लोग लेक्चर देखें। ये 1 फरवरी 1994 को गठित हुआ, लेकिन जो इसकी पहली अधिसूचना थी चुनाव की, फर्स्ट जो पंचायती राज जो चुनाव है उसकी अधिसूचना जारी की गई थी वो की गई थी 1 अप्रैल 1994 को, पहली अधिसूचना। तो यहाँ से चुनाव स्टार्ट हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, अधिसूचना जारी हो गई तो चुनाव संपन्न कराना ये शुरू कर देता है। तो ये कुछ बैकग्राउंड था मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का कि किस तरीके से मध्य प्रदेश जो निर्वाचन आयोग है वो बना और फिर उसको संवैधानिक दर्जा है वो किन किन समितियों की अनुशंसा के बाद दिया गया। इसके स्ट्रक्चर की बात करें, देखिए भारतीय निर्वाचन आयोग जो है वो बहुसदस्यीय संस्था है क्योंकि उसमें 3 सदस्य होते हैं, लेकिन ये जो संस्था है ये मात्र एक सदस्यीय संस्था है क्योंकि इसमें जो है वो केवल एक सदस्य का ही प्रावधान होता है, तो इसलिए एक सदस्यीय संस्था है। और भारतीय निर्वाचन आयोग बहुसदस्यीय संस्था। अगर मान लीजिए बाद में अगर किन्हीं आयुक्तों की आवश्यकता होती है इस एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त के अलावा, तो राज्यपाल की रिकमेंडेशन पे नियुक्ति की जा सकती है अन्य आयुक्त, मतलब राज्यपाल नियुक्त कर सकते हैं किसकी रिकमेंडेशन पे, जो मेन जो आयुक्त है उसकी रिकमेंडेशन पे। तो अभी लेकिन ये एक ही संस्था है, मतलब मुख्य निर्वाचन आयुक्त मध्य प्रदेश का एक ही होगा। यहाँ पे देखिए आप लोग ये बताइए कि अभी वर्तमान के जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं कौन है। चलो मैं बता देता हूँ, वसंत प्रताप सिंह अभी वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है मध्य प्रदेश के। नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल। अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल ही करेंगे, लेकिन जो आपका मुख्य निर्वाचन आयुक्त है उनकी सलाह पे। इनका टेन्योर कितना होगा? पदावधि 6 वर्ष और 62 वर्ष की आयु इनका टेन्योर होगा। अगर आप केंद्र के संदर्भ में देखें तो वहां पे 6 वर्ष और आपका 65 ईयर
की आयु तक ये पद पे रह सकते हैं। त्याग पत्र ये यदि देंगे तो राज्यपाल को देंगे। देखिए नियुक्ति कौन कर रहे हैं? राज्यपाल। अगर त्याग पत्र देना है तो किसको देंगे? राज्यपाल को। लेकिन यदि हटाया जाएगा तो किसके द्वारा हटाया जाएगा? राष्ट्रपति के द्वारा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, इसको जरूर ध्यान में रखना। नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, परंतु इनको जो हटाने का काम है वो राष्ट्रपति करेंगे। और राष्ट्रपति करेंगे कैसे? जिस तरीके से हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अब हाई कोर्ट का न्यायाधीश हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हो, हटाने की प्रक्रिया सेम है। और वो प्रक्रिया है कि संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, यदि अपने विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित करके राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं, और जिस दिन से राष्ट्रपति जिस दिन हस्ताक्षर करेंगे उसी दिन से जो है वो न्यायाधीश हटे हुए माने जाएंगे। ठीक इसी प्रक्रिया का पालन यहाँ पे जो आयुक्त हैं आपके प्रदेश के, उनके संदर्भ में अपनाई जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि हटाने का काम है वो कौन करेगा? राष्ट्रपति। देखिए एक चीज मैं और बता दूं यहाँ पे कि इनका जो वेतन होगा, आपका इनका वेतन जो होगा वो भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप भारतीय निर्वाचन आयोग के संदर्भ में देखें तो वहां पे लिखा है कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त और जो अन्य चुनाव आयुक्त हैं उनका वेतन है वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की तरह होगा। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, मतलब जो मेरी निर्वाचन आयोग की क्लास है उसमें मैंने बताया था कि वहां पे जो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं उनका जो वेतन है, न्यायाधीश का जो वेतन है वो है आपका 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और जो सीजीआई है उनका वेतन है 2,80,000 रुपए। तो यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायाधीश की बात हो रही है, तो ये पता होना चाहिए कि हाई कोर्ट का जो सीजे होगा उसका वेतन अभी कितना है। तो हाई कोर्ट का जो वेतन होता है जो चीफ जस्टिस का, वो अभी वर्तमान में 2.5 लाख रुपए है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर। और अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन की बात करें तो ये 2.25 मतलब 2.25 लाख रुपए इनका वेतन है। किनका? हाई कोर्ट के न्यायाधीश का। तो हाई कोर्ट के न्यायाधीश के वेतन की तरह यदि इनका वेतन है तो इसका मतलब ये है कि वर्तमान में इनका जो वेतन होगा वो कितना होगा? 2.25 लाख रुपए। तो ये वाली बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। इसके बाद देखिए ये रिपोर्ट किसे देंगे? तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो रिपोर्ट है वो सौंपेंगे राज्यपाल को। कई बार ये प्रश्न आता है कि बताइए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है वो अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेंगे? तो रिपोर्ट सौंपेंगे किसको? राज्यपाल को। और राज्यपाल इस रिपोर्ट को विधानसभा के समक्ष रखवाएंगे, क्योंकि राज्यपाल क्या करेंगे? रिपोर्ट का रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी जाएगी, क्योंकि नियुक्ति राज्यपाल कर रहे हैं, सारी जो प्रक्रिया है वो राज्यपाल देख रहे हैं। तो इसलिए आपने एक वर्ष के अंदर चुनाव से संबंधित क्या क्या काम किए और क्या क्या काम जो नहीं किए, उन सब के बारे में हर साल वार्षिक रिपोर्ट है वो प्रस्तुत की जाती है। वो किसको की जाएगी? राज्यपाल को। और विधानसभा के समक्ष जो है वो राज्यपाल इसको रखवाएंगे। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। देखिए नोट में मैंने यहाँ पे कार्य लिखाए हैं। यहाँ पे मैंने कार्य इसलिए ज्यादा डिटेल में नहीं बताए क्योंकि भारतीय निर्वाचन आयोग का यदि मेरा वीडियो आप देखेंगे तो वहां पे मैंने कार्यों को काफी विस्तार से समझाया है। तो एक बार वहां पे जरूर विजिट करिएगा, आपको विस्तार से यदि काम समझना है। यहाँ पे मैं इतना बता दूं कि अगर ये राज्य स्तरीय निर्वाचन आयोग है तो सिंपल सी बात है, स्थानीय स्तर पे जो भी निर्वाचन से संबंधित काम होंगे वो मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के द्वारा करवाए जाएंगे। जैसे कि पंचायतों में जो वोटिंग होगी तो उनके लिए मतदाता सूची तैयार करना, पंचायती जो चुनाव होंगे तो उनमें आपका जो मतगणना है वो लागू करवाना, कोड ऑफ कंडक्ट जो आचार संहिता है वो लागू करना, इसके बाद चुनाव चिन्ह आवंटित करना, ये सारे काम जो है वो किसके होंगे? मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के। जिस तरीके से भारतीय निर्वाचन आयोग नागरिकों की सहभागिता बढ़ाता है लोकतंत्र को मजबूत करने में, ठीक उसी प्रकार मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग है वो अपनी सहभागिता बढ़ाता है स्थानीय स्तर पर राजनीतिक जागरूकता और सहभागिता बढ़ाने में। तो ये वाला जो स्लाइड है वो कंप्लीट हो गई। मैं आपको कुछ और फैक्ट बता देता हूं, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि पीएससी जनरली इस तरीके के क्वेश्चन है वो पूछता है कि बताइए पहला आयुक्त कौन सा है, बाद का आयुक्त कौन सा है, वर्तमान आयुक्त कौन सा है। अब क्योंकि यहाँ पे ज्यादा आयुक्त नहीं है, केवल 6 लोग अभी तक जो है वो बने हैं आयुक्त मध्य प्रदेश के जो मुख्य आयुक्त हैं। तो उनमें पहला नाम है एनवी लोहानी का। 1994 से 2000 तक, जैसे मैंने अभी बताया कि 1994 में इसका गठन हुआ, तो जो पहले आयुक्त जो बनेंगे वो कब बनेंगे? 1994। और ये 2000 तक यहाँ पे रहे। दूसरे थे आपके गोपाल चरण शुक्ल, आदित्य विजय, अजीत रायजादा, आर परशुराम, बसंत प्रताप सिंह जो है वो वर्तमान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं और इनकी जो नियुक्ति हुई है वो 2019 में हुई है। तो ये जरूर याद रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट बसंत प्रताप सिंह हैं,
एनबी लोहानी है। लेकिन देखिए मध्य प्रदेश पीएससी का कोई भरोसा नहीं है, अंदर जाके पूछ दे, हो सकता है कि आपसे ऐसा पूछ दिया जाए क्वेश्चन, बताइए इनमें से कौन मध्य प्रदेश निर्वाचन आयुक्त के मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं रहे, तब यहाँ पे आप फंस जाएंगे। तो इससे बेटर ये है कि आप पूरा याद कर लीजिए, एनबी लोहानी, गोपाल शरण शुक्ल, आदित्य विजय सिंह, अजीत रायजादा, आर परशुराम, इनकी एक पूरा 2-4 बार पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीजें आ जाएंगी, तो इनको जरूर पढ़िएगा। हो सकता है कभी कभार प्रश्न ऐसे भी फंसा सकते हैं, पजल बनता है सामान्यतः कि बताइए ये जो क्रम है उसको सजाइए कि कौन किस क्रम का जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है डीप हो जाता है। उत्तर प्रदेश पीएससी यदि आप देंगे तो उसमें इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसा क्रम शायद नहीं पूछा गया है, अन्य तथ्य पहले पूछा गया हो तो पता नहीं। पहले जो सचिव हैं, देखिए सचिव भी याद कर लीजिए, प्रकाश चंद्र जो है वो पहले सचिव हैं, और वर्तमान के जो सचिव हैं वो हैं दुर्ग विजय सिंह। तो ये चीजें हैं, आप याद कर लीजिएगा। आज की क्लास जो है वो मैं यही समाप्त करता हूं, लेकिन ये जो सीरीज है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। आप लोग जरूर चैनल पे विजिट करिए, उसकी प्लेलिस्ट पे जाके देखिए। जो अगला लेक्चर है वो बहुत जल्द मैं रिकॉर्ड करके आपको देने वाला हूं। धन्यवाद।